बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़साना पेश खिदमत है जी। अफ़साने का नाम है आंटा। काफ़ी दिनों से आंटी कुलसूम मुझे बुला रही हैं, मैं जाना चाहता हूँ मगर नहीं जा रहा कि वहाँ घूरती आंखें मुझे जहर लगती हैं। आज जब अम्मी ने मेरी सरजनश की तो फिर उनके यहाँ जाते ही बनी। आंटी के घर के दरवाज़े पर घंटी है मगर हम गांव वाले दरवाज़े को जब खूब न खटखटाएँ तो तशफ़ी नहीं होती। मैंने भी हथेली और उंगलियों समेत धप धप लकड़ी का दरवाज़ा बजाया। आंटी ने दरवाज़ा खोला, मेरा हाथ थाम कर चूमा और उनकी मुस्कुराती आंखों ने हज़ारों गिले कह दिए और कुछ देर मेरा हाथ थामे रखा। फिर बोली, हाय मरन जो गया, तू इतना अच्छा अफसाना लिखने लगा है। मेहरू ने किसी रिसाले से फ़ोटोकॉपी करा के मुझे भेजी है। यहाँ गांव में रिसाले जो नहीं आते। फिर उन्होंने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लिया और बहुत लाड से मेरा माथा चूमा और बोली, आओ मामू को सलाम करो। मैं उनके पीछे न चाहते हुए भी चल पड़ा। दूसरे कमरे में जाकर उन्हें सलाम किया। वो मुँह में कुछ बुड़बुड़ाए, शायद वालेकुम अस्सलाम कहा हो, मगर उनकी छोटी छोटी आंखें मुझे बुरा भला कहती महसूस हुई। मामू की आंखों की ज़बान मैं खूब समझता हूँ। यहीं बैठ जाओ तुम, आंटी बोली और मैं ना चाहते हुए भी वहीं बैठ गया। आंटी जूस का गिलास और मेरे अफसाने की फ़ोटोकॉपी उठा लाई और सुर्ख रोशनाई से जुमलों को निशान लगाए हुए थे। उन निशान जद सत्रों को पढ़ कर मुझे दाद देने लगी। वो छोटी छोटी आंखें मुझे पलके झिपकाए बिना देख रही थीं। गो मैं उन आंखों को बराह रास्त नहीं देख रहा था मगर मुझे महसूस हो रहा था कि वो आंखें मुझे घूरे जा रही हैं। मगर आंटी इस सब से बेनियाज मुझसे बातें किए जा रही थीं। ऐसा कुछ छपा करे तो मुझे बता दिया करो ना। आंटी ने फिर ताकीद की और मोहब्बत में भरी नज़रों से मुझे देखा। आंटी कुलसूम बहुत खूबसूरत शख्सियत का नाम है। वो अपनी जवानी में नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत हुई होंगी। बड़ी बड़ी गोल आंखें जो पहली नज़र में सुरमा लगी मालूम होती हैं। छोटी सी नाक, बारीक मगर उभरे हुए गुलाबी होंठ, सफ़ेद रंग और लंबा कद। उनके शोर शमीम मामू भी किसी से कम न थे मगर गुज़श्ता 8 साल से बिस्तर पर हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी को कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि वो हड्डी खोखली होती जा रही है। अब खाने से लेकर इखराज तक बिस्तर ही पर था और वो आंटी की बूढ़ी हड्डियाँ उस बूढ़े की टटियाँ साफ़ करती हैं। मज़े की बात यह है कि इस खिदमत के बदले में आंटी को गालियाँ और ताने सुनना पड़ते हैं। वो जब उन्हें कोसना शुरू करते हैं तो फिर उनकी ज़ुबान से शोले निकलने लगते हैं। एक से एक नंगी गाली होती है। अड्डों और बाज़ारों में बोली जाने वाली ज़ुबान पर मामू को खासा उबूर हासिल है। एक दफ़ा मेरे देखते देखते उन्होंने अपने सराहने रखी छड़ी से थूकदान और पेशाब के रखे डिब्बे को जानबूझ के गिरा दिया और लगे आंटी को बुरा भला कहने। आंटी दौड़ी गई और फर्श को धोने का इंतज़ाम किया। जब वो झाड़ू थामे आधी झुकी हुई उनकी चारपाई के पास पहुंची तो उन्होंने छड़ी को उनके पाँव में यूँ रखा कि आंटी मुँह के बल गिरी। जब वो मुँह के बल गिर गईं तो उन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो बेचारे शौहर की गालियों को थामते हुए उस गिले फर्श से उठने लगी और शर्मिंदगी को मुस्कुराहट उड़ाते हुए मेरी तरफ कनखियों देखा और फिर फर्श साफ करने लगी। मगर आंटी कुलसूम को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। इस तरह की हरकतें करना उनके शौहर का आम मामूल है। वो उन्हें तंग करने के लिए ऐसी घटिया हरकतें करते रहते हैं। आफरीन है आंटी पर कि वो इस कदर बाज़र्फ़ हैं कि वो शमीम मामू की किसी गाली का जवाब तो दूर की बात, उस गाली पर उनकी गाली या किसी भी उनकी हरकत पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करती। न मुँह बनाती हैं, न ज़ोर से पाँव ज़मीन पर मारती हैं, न दरवाज़े को ज़ोर से खोलती बंद करती हैं, न ही खुद से कुछ कहती सुनती हैं। चेहरा था ही मुस्कुराता, वो मुस्कुराए जाता था। मैं नहीं, सब कहते हैं कुलसूम बड़े दिल गुर्दे वाली है, वरना कौन ऐसा है जो ऐसे बंदे के साथ गुजारा करे। औरों की तरह मैं भी उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों ज़्यादतियों पर कुर्ता। मैं शमीम मामू से शदीद नफ़रत महसूस करने लगा था। इसके बावजूद कि आंटी को उनकी खिदमत में मुस्तैद देखता तो अजीब कश्मकश का शिकार हो जाता। माजूर खामद की तमाम ज़रूरियात का उन्हें पता होता था और याद भी रहता कि अब उनकी शीट बदल जानी है, उनको तकियों के सहारे बैठाना है, पाँव पर पाउडर मलना है, उनका पोतरा तब्दील करना है, खाने से पहले की दवा, दूध से लेने वाली दवा, कब्ज़ की दवा, कपड़े बदलना, मालिश करना, बाल संवारना, नाखून की तराश, दांत साफ करना, क्या क्या नहीं करती। मगर सिले में शमीम मामू ऐसी गालियां देते कि अल्लाह सुनने न दे। मगर मजाल है कि आंटी के माथे पे बल दिखाई दे या लम्हे भर ही को सही किसी रद्द अमल का इजहार हो। मैं बहुत कुर्ता। जब कभी वो मेरे सामने आंटी को गालियां देते तो मैं दिल ही दिल में वो गालियां शमीम मामू को लौटाता और शमीम मामू का
लौटाता और शमीम मामू का ख्याल कभी भी मेरे दिल में हमदर्दी पैदा नहीं कर सका। एक दफ़ा अम्मी ने मुझे कहा तुम्हें आंटी कुलसूम बुला रही हैं। मैंने हामी बरली में, लेकिन मैं गया नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। उसकी दो वजह, एक छोटी छोटी आंखों का मुझे घूरना और आंखों ही आंखों में मुझे गालियाँ देना, और दूसरा आंटी को मेरे सामने बुरा भला कहना और मेरे ही ताने देना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैं आंटी नहीं हूँ। एक दो दिन बाद अम्मी ने कहा कुलसूम तुम्हें बुला रही थी, तुम जाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर अगले दिन मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज हो आया था। बदकिस्मती देखिए, कॉलेज के लिए निकला ही था कि आंटी किसी काम से अम्मी को मिलने आ गई और मेरा झूठ पकड़ा गया। शाम को अम्मी से खूब डांट पड़ी तो मैंने बताया वहाँ जाना कोई आसान काम नहीं, शमीम मामू नाजेबा बातें कहते हैं। अम्मी सब जानती थी, गाँव के सभी लोग जानते थे कि ये शमीम गालियों का घोंसला है, मगर आंटी की मिलनसार तबीयत, मोहब्बत और इखलास से अजीज़ रिश्तेदार आते जाते रहते। मैंने भी सुबह जाने का वादा। अगली सुबह मैं आंटी के पास आ गया, लेकिन उन्होंने मुझे मेरा झूठ नहीं जितलाया, मगर उनकी आंखें बतला रही थी कि वो मेरे जवाब से वाकिफ़ हैं। तू इतने दिन आया नहीं, तू आ जाता है ना तो मुझे लगता है शऊर अहमद कनाडा से लौट आया है, मगर तू मसरूफ़ होता है ना शायद। नहीं, मैं मसरूफ़ नहीं होता आंटी, मुझे आपके घर आने से ये आंटा रोकता है। आंटा? उन्होंने दोहराया और लम्हा भर बाद खिलखिला के कहका लगाया और अगले ही लम्हे पेशमान होते दोनों हाथों से मुंह को डांप लिया, मगर आवाज़ आंटा के कानों तक पहुंच चुकी थी। वो 2-3-4 गालियों के मतले के बाद गज़लें मुसलसल में आंटी को कोसने लगे, मगर आंटी खामोश नहीं हुई, हंसती रही। आंटा? वाह, आंटी का मुज़क्कर आंटा। मैं शर्मिंदा कि आंटी के मिजाजी खुदा को क्या क्या बैठा। मैं उनकी हंसी से मिलने वाली मोहलत में अपनी माज़रत खाई के लिए जुमले सोचने लगा। गुस्से से भरी हुई आवाज़ आई, यार को रुखसत कर दे अब। देखा आंटी, इस आंटी की बात सुनी आपने? मुझे बताइए क्या काम था जो आपने मुझे बुलाया? मैं जाऊँ? आंटी ने अपनी पेंशन की कापी थमाई, डखाने से पैसे निकलवाने को कहा और मैं दिल ही दिल में आंटा की गालियों को जवाब देता हुआ वहाँ से लौट आया। अगले दिन मैं पेंशन के पैसे कापी लेकर वहाँ गया। मुझे दरवाजे पर देखते ही आंटी हंसने लगी और मेरा हाथ पकड़ कर चूमा सीधा आंटा के पास ले गई। आंटा की चुभती नज़रों और उनके जवाब सलाम के बाद मैं बरामदे में बिछी चारपाई पर आ बैठा। आंटी शरबत बना कर लाई, मुझे थमाते हुए बोली, खालिद तुम आ जाते हो ना, तुम आज आते जाते रहा करो, तुम मेरे भांजे ही नहीं मेरे बेटे शऊर अहमद के दोस्त भी हो। तुम्हें देखकर शऊर अहमद की कमी महसूस नहीं होती, मगर तुम हो कि बुलाने पर भी नहीं आते। आंटी वो मामू, मुझे यकीन था कि मैं उनको अपने ना आने की वजह न समझा पाऊंगा। आंटी मामू की आंटा, वो कह के को दबाते हुए हंसी। आंटा का आपसे बहुत बुरा रवैया है, वो बहुत गालियाँ देते हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आंटी आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? एक दफ़ा एहतजाज तो करें आप। आंटी संजीदा होते हुए, मुझे इन सब गालियों में लिपटी उसकी मोहब्बत का इल्म है खालिद, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा। मोहब्बत? गालियों वाली मोहब्बत? आंटी आप भी ना कमाल करती हैं, आप एहतजाज करें। नहीं, तुम्हें पता है ना वो बीमार है बेटा खालिद, शमीम, तुम्हें पता है ना वो बीमार हैं बेटा खालिद। शमीम की गालियाँ और सब कुछ उनकी बीमारी का एक हिस्सा है, ये मैं जानती हूँ, और जो बीमार हो सो वो माजूर हुआ है ना, फिर उसकी बात पे क्या खफा होना, कैसा एहतजाज, कैसा मुंह फैलाना बेटा। मेरे सामने तो वो लिहाज किया करे ना आंटी आपका। मैंने लाजवाब होते हुए कहा, अरे पगले तुम भी शऊर अहमद की तरह कुड़ते हो, ये गालियाँ कुछ भी नहीं, ये कोसने, ये ताने सब बेमानी हैं। जब आपको दूसरे के दिल का आलम मालूम हो, जब शऊर अहमद ने मुझसे गिला किया शमीम उसे और मुझे गालियाँ देते हैं, तो मैंने उसे कहानी सुनाई थी, तेरा खसम अभी गया नहीं क्या? आंटा का जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ कि आंटी उठी, कमरे को भागी और पेशाब वाला डिब्बा उनके करीब रख कर लौट आई और वापस आके मुझे कहने लगी उनको वो डिब्बा चाहिए था। तब आवाज़ दी थी। आंटी ये आवाज़ थी, खुदा का वास्ता है, ये गाली थी जो उन्होंने आपको दी। मैंने अपना हाथ अपने माथे पे मारा। हा पागल, तुम्हें कह रही थी, हाँ तुम्हें कह रही थी, शऊर को मैंने कहानी सुनाई थी। एक नवाब साहब को अपने हबशी गुलाम से बहुत प्यार था, वो उसको अपने साथ दस्तरखान पर बिठाता, डूंगे की अच्छी बोटियाँ उसको खिलाता, मतलब गुलाम का बहुत ख्याल रखता था। एक दफ़ा नवाब को किसी ने 3 तरबूजे तो फ़तन भेजे, उसने एक घर बीवी को भिजवाया, दूसरा खुद काट के खा लिया, तीसरा अपने हबशी गुलाम के लिए रख छोड़ा जो किसी काम से कहीं गया हुआ था। जब वो गुलाम लौट कर वापस आया तो नवाब साहब ने तश्तरी और छुरी मंगवाई और ख़ुद तरबूज की काशें काट कर हबशी को गुलाम को देना शुरू की। तरबूजे के रंग, खुशबू और गुलाम के खाने के अंदाज से मालिक के मुंह में पानी आया और उसने आखिरी काश को खुद खाना चाहा। गुलाम से बोला, ये आखिरी काश मैं खुद खाऊंगा। गुलाम ने कहा, नहीं ये मेरे ऐसे किया है, इस काश को भी मैं ही खाऊंगा। नवाब इस जुर्रत पे हैरान हुआ, ये क्या कहते हो तुम? गुलाम ने 10 बदस अर्ज़ की, जनाब चूँकि ये काश मेरे ऐसे किया है और आप अपना पूरा तरबूज खा चुके हैं, लिहाजा ये मैं ही खाऊंगा। नवाब को गुस्सा आया, उसने काश को दांतों से कुतर लिया। जूँ ही नवाब की ज़ुबान ने तरबूज को छुआ, उसकी कड़वाहट से उसने उस निवाले को थूक दिया और इज़्तिरारी तौर पर वो काश भी फेंक दी। गुलाम हाथ बांधे खड़ा था। तुमने इस कदर कड़वे तरबूज को इस कदर
मज़े ले लेके खाया क्यों? गुलाम ने जवाब दिया, मेरे आका, मैंने इन्हीं हाथों का दिया मीठा भी खाया है, आज कड़वे पे शोर कैसे मचाता। मैं 20 साल तक आंटा की मोहब्बत की वाहिद हकदार और वारिस रही हूँ। शमीम ने मुझे कैसे चाहा ये मेरा दिल जानता है। इन्हीं आंखों ने मेरी रूह को पहचाना, इन्हीं होंठों, इसी ज़ुबान ने मेरे हुस्न को दाद दी और पूजा। बेटा, इन्होंने मुझे बेपनाह मोहब्बत दी है। मैं क्या बताऊँ बेटा, अगर आज गालियाँ आ रही हैं तो क्या इस कड़वे पे एतराज़ और एहतजाज कैसे करूँ, कैसे? वो चंद लम्हे खामोश रहीं। अब उनकी आंखों में नमी के आसार भी दिखाई दे रहे थे। 2-3 दफ़ा उन्होंने अपने होंठों को खोलना चाहा, मगर शायद होंठ उनके हम ख्याल न थे। मगर वो बोल ही पड़े, खालिद, शऊर को तुमसे ज़्यादा गुस्सा और उलझन होती थी, वो भी मेरी कहानी समझ ना पाया और भाग गया। बेटा खालिद, हम सिर्फ खामद बीवी नहीं, हम आशिक व माशूक हैं, और इस इश्क में अना का क्या काम? इसमें खुदी और मैं कहाँ रहती है बेटा? तू ही तू होता है। जब मैं उसकी गंदगी समेटती हूँ, उसे धोती हूँ, तो मुझे बू नहीं आती। पता है क्यों? क्योंकि जब इंसान खुद को धोए तो क्या उसे अपनी बू आती है? आती है क्या? खुद से घिन आती है क्या? जब वो गालियाँ देता है मुझे सुनाई नहीं देती, मैं उसे देखती हूँ तो मेरी थकान, परेशानी, तरदद मिट जाते हैं। वैसे भी बच्चों, बूढ़ों और बीमारों पर किसे गुस्सा आता है बेटा? पगले, मैं सुबह जब तक इसका माथा न चूम लूँ तो मेरे दिल को करार नहीं आता। खालिद, मरन जोगी कुतिया। आंटी ने सर झटका, मुस्कुराई। शमीम को पानी चाहिए, और चप्पल घसीटती दौड़ी दरवाजे से पलट के मुझे देखा। बिना आवाज़ निकाले होंठ यूँ हिलाए कि मुझे समझ आई कि वो आंटा बोल रही हैं, और उनकी प्यारी आंखें भी होंठों के साथ मुस्कुरा पड़ी। उनकी वापसी का इंतज़ार किए बगैर मैं घर लौट आया।